नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 2028 में रिटायर होने वाले एक सिपाही का पेंशन कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, जिसके लिए हम बेसिक लेंगे एफएनपीओ का पे मैट्रिक्स के टेबल से। दोस्तों, 2028 का रिटायरी का क्यों पेंशन कैलकुलेशन में कर रहा हूं, क्योंकि हमें जो 2029 में 1 रैंक 1 पेंशन का चौथा रिवीजन मिलना है वो 2028 के रिटायरी के पेंशन के बेस पर ही मिलना है। तो ऐसे में 2028 में जो रिटायरी रिटायर होंगे उनका अगर कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर हम पेंशन निकालें तो कितना निकलेगा, उसी की जानकारी आगे कैलकुलेशन के जरिए आपको समझाऊंगा। क्योंकि एफएनपीओ का जो पे मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स के बेसिक लेकर के ये कैलकुलेशन करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्या पूर्व सैनिकों के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए या उनके बच्चों के लिए टोल टैक्स माफ है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपके व्हाट्सएप में भी लेटर आते होंगे कि टोल टैक्स माफ है, आखिर उनमें से कौन सा लेटर सच्चा है? जी हां, या हाईवे मंत्रालय का कौन सा आदेश सच्चा है जो पूर्व सैनिकों को या फैमिली पेंशनर्स को टोल टैक्स में माफी दिलाता है, इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही साथ, क्या आपने अपना पीपीओ सही चेक किया है? पीपीओ एक अहम दस्तावेज होता है दोस्तों। पीपीओ हमारा पेमेंट से, पेंशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसको आपको चेक करना चाहिए। ऐसे ही एक पेंशनर ने जब अपना पीपीओ सही से चेक किया तो उनको 15 जनवरी 2026 को 3,55,000 रुपए का कम्यूटेशन का एरियर मिला है। कैसे मिला ये आगे जानेंगे, क्योंकि पीपीओ चेक करना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो जो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स के लिए टोल टैक्स माफ है, हकीकत है या अफवाह है? जी हाँ, आपके पास भी आए दिन व्हाट्सएप में लेटर्स आते होंगे कि टोल टैक्स माफ है। ये है लेटर। क्या है इस लेटर की हकीकत या इन लेटर्स की सच्चाई क्या है? क्या सही में पूर्व सैनिकों को जो रोड एंड हाईवे मंत्रालय जो है उन्होंने टोल टैक्स माफ करके रखा हुआ है? इस पे क्या है लेटेस्ट जानकारी? चलिए सारे दस्तावेज देखते हैं दोस्तों। लगभग सभी पूर्व सैनिक जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं उनको ये लेटर कहीं ना कहीं से मिला होगा, जिस लेटर में लिखा गया है टोल टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। क्या इस लेटर की जो सच्चाई, क्या हकीकत ये भरोसेमंद है, इसको समझेंगे आज दोस्तों। क्योंकि ये जो लेटर है ये कई दिनों से, कई सालों से पूर्व सैनिकों के पास सर्कुलेट किए जा रहा है। तो इस लेटर की हकीकत क्या है? इसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम टोल टैक्स। अब यहां पर ऊपर एक लेटर का रेफरेंस दिया गया है और उस रेफरेंस के साथ नीचे लिखा गया है पर्सनल ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड। यानी कि टोल टैक्स में, टोल गेट में अगर आप अपना आई कार्ड दिखाएंगे तो आपको टैक्स से छूट मिलेगा, माफी मिलेगी, ऐसा यहां कहा गया है। और यहां पर जो अथॉरिटी में एक लेटर भी कोट किया गया है और इस तरीके से लिखा हुआ ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुपों में। टोल गेट फी इज आल्सो फ्री फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली डिपेंडेंट्स, शेयर विथ एवरीवन, ऐसे करके ये लेटर सर्कुलेट हो रहा है। तो इस लेटर की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? इससे पहले हम कुछ पुराने टोल टैक्स से जुड़े हुए लेटर को समझते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये लेटर। देखिए, ये 17 जून 2014 का लेटर है और ये लेटर बाकायदा मिनिस्ट्री का लेटर है, ये हकीकत है। ये वाला जो लेटर दिखा रहा हूं ये सच्चाई है। अब इसमें जो चीजें बताई गई हैं उसमें मूल चीजें, ये बीच में जो 3 ABC में जो सब पैराग्राफ है यहां लिखा गया है। इसमें देखिए, अंडर इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 एंड रूल्स मेड देयर अंडर एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल ओनली टू द सर्विंग पर्सनल एंड दैट ओनली ऑन यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल। आगे लिखा गया है अंडर इंडियन टोल आर्मी एंड आर्मी एयरफोर्स एक्ट 1901 and rules made there under no exemption are available to the retired personnel। साफ साफ लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है अंडर इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 एंड रूल्स मेड देयर अंडर नो एग्जेम्पशन आर अवेलेबल ऑन यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल। ये तो लेटर है दोस्तों, थोड़ा सा पुराना है, 2014 का लेटर है। अब देखिए, इस लेटर के बाद भी जो सर्कुलेशन हुए हैं और भी कुछ लेटर निकाले गए हैं, वो लेटर पहले समझते हैं। क्योंकि इस लेटर के हिसाब से ये 2014 का लेटर तो साफ साफ बोल रहा है कि जो रिटायर्ड हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको लागू नहीं है, ना ही उनके फैमिली पेंशनर को लागू है। लागू है तो केवल सर्विस वालों को, वो भी सरकारी गाड़ी के दौरान ही लागू है।
अब चलिए इसके बाद जो इसके ऊपर रूलिंग निकले वो समझते हैं। अब दोस्तों उस विषय को लेकर के लेटेस्ट जो लेटर है ये है 2023 का लेटर है, और वेलफेयर ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल ऑन एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल, ये 2023 का है, लेटेस्ट यही है। और इस लेटर के साथ एक दूसरा लेटर 2017 का इंक्लोज किया गया है, और उस लेटर में वो प्रावधान लिखे गए हैं। चलिए जो प्रावधान है वो देखते हैं। ये देखिए 2017 का, ये 6 दिसंबर 2017 का लेटर है। अब इस लेटर में साफ साफ जो चीजें लिखी गई हैं वो है महत्वपूर्ण, और आज के डेट में वो ही लागू है। क्या है वो चीजें देखिए, a lot of complaints are received from armed forces personnel that toll plaza agencies are not honoring the Morth directions referred above is true letter and spirit in allowing exemption from toll fee while discharging their official duty। यानी कि अगर कोई फौजी ऑफिशियल ड्यूटी में है तो उनको टोल ना लिया जाए, इस बात को जो है एक्सेप्ट नहीं करते टोल गेट वाले, ऐसा यहाँ कहा गया। आगे कहा गया इन स्पाइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल ऑफिसर शोइंग देयर आइडेंटिटी कार्ड एंड एक्सप्लेनिंग दैट दे आर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, टोल प्लाजा एम्प्लॉइज ऑफन यूज हार्श लैंग्वेजेस एंड आस्क फॉर फर्दर प्रूफ। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि अपना आई कार्ड दिखाने के बाद भी जो है टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं वो अच्छा बर्ताव नहीं करते, जो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और प्रूफ मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस लेटर के जरिए साफ साफ हिदायत दी गई थी, और हिदायत क्या दी गई थी, considering the unappelled service of armed forces towards the safety and security of the country, such type of rude behavior is not acceptable. The armed forces personnel deserves the highest regard and should be given due respect at all toll plazas, including salute and standing ovation as deemed fit। यानी कि यहाँ कहा गया है कि आर्म फोर्सेस का जो सर्विस होता है, जो उनका बलिदान और त्याग होता है, उसको आप जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उसको नकार नहीं सकते। और जहां से भी टोल गेट से अगर कोई फौजी गुजरे तो उसको या तो सैल्यूट किया जाए या खड़ा होकर के उनका अभिवादन किया जाए, जैसा भी अच्छा लगे वैसा किया जाए। ये साफ साफ स्ट्रिक्टली कहा गया। द टोल प्लाजा एजेंसीज बी डायरेक्टेड टू train the toll operating staff accordingly to pay due respect to armed forces, salute their selfless dedication to country। यानी कि जो भी टोल प्लाजा के एजेंसीज हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें, ताकि जो सैनिक हैं उनको सम्मान दें, वो सम्मान के साथ उनका जो है रेस्पेक्ट करें, उनको जहां जरूरत है सैल्यूट भी, अगर जरूरत पड़े तो उनको सैल्यूट भी दें। ये यहाँ पर हिदायत दी गई है। द वेरिफिकेशन of I card of armed forces personnel should be done by some senior competent authority, not left to be untrained lowest staff। यानी कि जो आई कार्ड चेकिंग का काम है आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का, वो किसी सीनियर द्वारा किया जाए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाए। कोई अरे गहरे गेट पे खड़ा कर दिया उससे ना कराएं, ये साफ हिदायत है। It is needless to emphasize that considering the extreme sacrifice of armed forces to the nation, in case of doubt with respect to nature of their official duty, benefit of doubt should be given to appropriately to armed forces personnel। यानी कि अगर कहीं भी डाउट पैदा होता है कि ये ड्यूटी में है या नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट उस फौजी को ही दिया जाए, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के फौजियों के लिए जो सर्विस में है उनके लिए टोल टैक्स माफ है। अब इस लेटर में भी कहीं भी पूर्व सैनिकों का जिक्र नहीं है, कहीं भी एक सर्विसमैन को माफ है ऐसा जिक्र नहीं है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो लेटर आपके पास पहुंच रहा है वो लेटर बिल्कुल सही नहीं है। तो ये वाला जो लेटर है ये आप देखिए, ये लेटर जो आपका सर्कुलेट होता होता यहाँ आया हुआ है, आपके पास व्हाट्सएप में भी आया हुआ है, ये बिल्कुल गलत लेटर है। और इसका स्टैंप भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ ठीक से देखेंगे तो लगेगा कि ये कहीं से उठा करके स्टैंप यहाँ लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो भ्रामक लेटर हैं वो सर्कुलेट नहीं होने चाहिए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, आपके पीपीओ में जो कम्यूटेशन का अमाउंट है क्या वो आपके खाते में क्रेडिट हुआ या नहीं, चेक करें। जनवरी 2026 में पेंशनर को मिले 3,55,447 और साथ ही साथ उनका एक रिकवरी का 3,40,352 रुपए। जी हाँ दोस्तों आपका पीपीओ के अंदर कम्यूटेशन का एक अमाउंट लिखा रहता है, आपने चेक किया कभी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू करके लिखा रहता है, किसी के में कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन करके लिखा रहता है। तो आपने वो अमाउंट आपका खाते में जो पैसा आया उसके साथ कभी मिलान किया है, कभी चेक किया है कि कम्यूटेशन आपका पीपीओ के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था और आपके खाते में कितना आया? या तो पीपीओ में कम्यूटेशन है लेकिन हो सकता है खाते में ना आया हो, ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। तो क्या आपने कभी चेक किया है? ऐसा ही एक मामला सामने आया
जिसमें अब पेंशनर ने जब जद्दोजहद की, कुछ दिनों की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के उनको अब भुगतान कर दिया गया है ये पैसों का। जी हां, चलिए दस्तावेज देखते हैं। अब दोस्तों, जब मुद्दा पकड़ में आया, जब पेंशनर ने ये पकड़ा कि उनको कम्यूटेशन का पैसा नहीं दिया गया है, जब उनका पीपीओ में तो एंट्री है लेकिन वो पैसा उनको नहीं दिया गया और ये उनका वार इंजरी एलिमेंट का कम्यूटेशन का पैसा था, तो उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, जब उन्होंने कोशिश की, लड़ाई की, तब जाकर के ये देखिए एसबीआई का सीपीपीसी ने ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया। ये देखिए, और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करके ये अगस्त के महीने में स्पर्श को भेज दिया था। ये देखिए, और 12,16,278 रुपए का जो है कम्यूटेशन का पैसा हमने भुगतान नहीं किया, यह एक्सेप्ट करते हुए एसबीआई का सीपीपीसी ने स्पर्श को भेज दिया। अब इसके बाद स्पर्श द्वारा इसका भुगतान अभी कर दिया गया है, लेकिन कटौती के साथ किया गया है। कैसी कटौती हुई है वो आगे मैं दिखाता हूं। अब देखिए, ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी हो गया था। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ये लेटर अभी जारी हुआ 16 जनवरी 2026 को। ये लेटर जारी करके पीसीडीए ने पेंशनर को जानकारी दी, और जानकारी क्या दी, ये देखिए, उसी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बेस पर अब कम्यूटेशन का पैसे का भुगतान कर दिया गया है। विथ रेफरेंस टू अबव, इट इज इंटीमेटेड दैट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड फॉर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ commutation of pension amounting to rupees 8,60,831, due CVP amounting to rupees 3,55,447 has been paid by UTR number so and so on 15 जनवरी 2026। यानी कि 15 जनवरी 2026 के डेट में इन पेंशनर को इनका कम्यूटेशन का पैसा दे दिया गया। लेकिन कैसे दिया गया? इनका टोटल कम्यूटेशन तो 12,16,278 था, लेकिन जब इनको मिलना था तब से लेके अब तक का जो उन्होंने हर महीने कम्यूटेशन का जो पेमेंट भी करना था, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने थे, उनको पूरा टोटल बना करके उतना पैसा उन्होंने काट लिया। लगभग 10 साल के आसपास का वो पैसा काट लिया उन्होंने। उसको माइनस करके बचा हुआ जो पैसा है वो बचता था 3,55,447 रुपए, उसका भुगतान अभी पेंशनर को कर दिया। यानी कि देखिए, पैसा आज दे रहे हैं, पैसा का भुगतान आज कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले 10 साल कटिंग कर लिया। देखिए कितना नुकसान है पेंशनर को, क्योंकि पिछला 10 साल अगर कटिंग करना था तो पैसा 10 साल से पहले दिया हुआ होना चाहिए था, लेकिन पैसा आज दिया और कटिंग पिछले 10 साल का कर लिया। हालांकि चलिए, अब उन्होंने अच्छे से चेक किया, लड़ाई लड़ी, तब जाकर के कम्यूटेशन का पेंशन पैसा जो है 3,55,447 उनको मिल गया। अब देखिए, उसके आगे उनका एक रिकवरी भी किया गया था, अब उस रिकवरी को भी वापस करना पड़ा। जी हाँ, फर्दर सर्विस पेंशन एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट हैव बीन रेक्टिफाइड, रिवाइज्ड ऑन एज पर OROP 3 एंड आर बीइंग पेड एट करेक्ट रेट फ्रॉम December 2025। फर्दर लेस पेमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 3,40,352 रुपए in respect of service pension disability element excess recovery made during July 2024 to November 2025 has been paid refunded by UTR number so and so 15 जनवरी 2026। 15 जनवरी को कहने का मतलब इन पेंशनर को पहले तो कम्यूटेशन का 3,55,447 मिला, फिर उनको जो गलत पेंशन दिया गया या जो रिकवरी किया गया था उसका टोटल मिलाकर फिर 3,40,352 रुपए भी भुगतान किया गया। हालांकि ये पैसा उनको कब का मिलना था उस समय में नहीं दिया गया, आज दिया गया, लेकिन उसका रिकवरी पिछले पीरियड का काट लिया गया, जो कहीं ना कहीं एक नुकसान का ही सौदा दिख रहा है दोस्तों। चलिए एनीवेज, लेकिन फिर भी आपको अपना पीपीओ जरूर चेक करना चाहिए कि जो कम्यूटेशन है उसमें, ग्रेचुइटी है उसमें, वो आपके खाते में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, ये जरूर मिलान कर लें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी के लेटेस्ट पे मैट्रिक्स से नया मिनिमम बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे। जी हां, चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले जो FNPO का पे मैट्रिक्स आया था उसको पहले एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने आप FNPO द्वारा बनाया गया एक्सपेक्टेड 8वें पे कमीशन का पे मैट्रिक्स देख रहे हैं। पे मैट्रिक्स, जी हां, ये पेमेंट वाला मैट्रिक्स है, पेंशन का नहीं है। तो यहां पर हम पे लेवल 3, यानी कि ये देखिए लेवल 3 वाला, जो कि आज के डेट में अगर हम बोले तो सिपाही लेवल 3 में आते हैं। तो सिपाही का जो मिनिमम बेसिक को लेकर के आज पेंशन का कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। मिनिमम जो बेसिक है, एंट्री लेवल यहां पर लिया गया है 65,100 रुपए। अगर 1 जनवरी 2026 के डेट में 65,100 रुपए अगर मिनिमम बेसिक लें, तो आगे अगर 2028 का हम लेना चाहते हैं तो क्योंकि 2028 का पेंशन के बेस पर ही हमें OROP 4 मिलेगा, तो ऐसे में 2026 में अगर 65,100 बेसिक हो तो 2027 का एक इंक्रीमेंट 68,400 का और 2028 का एक इंक्रीमेंट 71,800 का। तो आप सबने अभी जो मैट्रिक्स देखा दोस्तों, अब ये पेमेंट है, ये पेमेंट का मैट्रिक्स है, ये पेंशन नहीं है। तो ऐसे में जो पे लेवल 3 का एक सिपाही है, उसका जो मिनिमम बेसिक लिया गया है इस मैट्रिक्स में वो 65,100 लिया गया है। अब 65,100 जो पेमेंट है वो 1 जनवरी 2026 के डेट का पेमेंट है। आगे अगर हम और 2 साल का इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट जोड़ लें,
2028 तक पहुंचने के लिए। तो अगला इंक्रीमेंट 68,400 का, उससे अगला इंक्रीमेंट 71,800 का। तो 71,800 रुपए बेसिक मानते हैं 2028 में एक सिपाही का है, जो कि बिल्कुल मिनिमम बेसिक है। हालांकि उससे ऊपर रहेगा, ऊपर की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब मिनिमम को निकाल रहे हैं, क्योंकि ओआरओपी में मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाला जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम बेसिक निकाल के दिखाता हूं कि कितना तक बनेगा। तो देखिए, अगर ये मैट्रिक्स लागू होता है तो चलिए 71,800 रुपए हमने लिया बेसिक, 71,800 रुपए हमने लिया बेसिक, जो 2 इंक्रीमेंट को लगा के लिया, 2026 के बाद के 2 इंक्रीमेंट। अब चलिए, जो मिलिट्री सर्विस पे है वो प्रपोजल कितने का दिया गया, ये सामने आप प्रपोजल देखिए, ये आर्मी हेडक्वार्टर का पे कमीशन सेल ने भेजा है, और इसमें जवानों के लिए 12,000 रुपए का प्रपोज किया गया है, जेसीओज के लिए 18,000 और एमएनएस के लिए 21,000 और अधिकारियों के लिए 30,000। तो ऐसे में हम इसको भी अगर मान लेते हैं, हालांकि इक्वल एमएसपी जायज मांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर इसको हम मान लें 12,000 रुपए अगर हम मिलिट्री सर्विस पे 8वें पे कमीशन के दौरान का मान लें, तो 12,000 रुपए आ जाएगा मिलिट्री सर्विस पे में। अब क्लास पे ले लेते हैं, जो क्लास पे होता है आज के डेट में क्लास 1 में 450 मिलता है, जिनका मस्टरिंग क्लास 4 होता है उनको 675 मिलता है, लेकिन ज्यादातर का 450 होता है। तो 450 को हम ज्यादा से ज्यादा 8वें पे कमीशन में डबल मान लेते हैं, 900 रुपए। चलिए, लगभग इतना ही होने वाला है, तो 900 रुपए मान लें, तो इसका कुल मिलाकर के बनता है दोस्तों, टोटल बनता है 84,700 रुपीज, 84,700। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं LRE, यानी कि लास्ट रिकॉनेबल इमोलूमेंट। आज के डेट में पेंशन का जो हिसाब किताब है, वो पेंशन का हिसाब किताब होता है LRE का आधा। जी हां, पेंशन जो बेसिक पेंशन निकाला जाता है, बेसिक पेंशन, अब बेसिक पेंशन निकालते टाइम LRE को 2 से भाग कर दिया जाता है। तो हमारा LRE कितना निकल रहा है, हमारा LRE निकल रहा है 84,700, 84,700 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा मिनिमम बेसिक कितना निकलता है दोस्तों, 42,350, 42,350 ये निकलता है, 42,350 मिनिमम बेसिक। मिनिमम सबका नहीं होगा, ये मैंने एक आंकड़े को समझाने के लिए आपको 2028 का एक सिपाही का मिनिमम बेसिक निकाल के समझाया कि अगर मिनिमम से मिनिमम भी किसी का बेसिक पे हो, उस मैट्रिक्स के हिसाब से जो FNPO ने भेजा है, तो मिनिमम बेसिक इतना निकलेगा। अब इसके ऊपर मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, 50,000 60,000 भी हो सकता है मैक्सिमम बेसिक। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम बेसिक का जो एवरेज निकलेगा, वो 2029 का OROP 4 का सिपाही का बेसिक पेंशन होगा। लेकिन ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने आंकड़े लिए हैं, आगे आने वाले समय में इसी तरीके से जब 2028 का सिपाही रिटायर होकर आएगा, तो उसी का पेंशन के बेस में 2029 में OROP 4 का रिवीजन होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।